जब प्रैक्टिकली बात आती है गोल्स की और कंस्ट्रेंट्स की, तो हमेशा डिज़ाइनर को कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई गोल जो है किसी न किसी कंस्ट्रेंट का शिकार होता है, या आप कह सकते हो कि कोई ना कोई गोल अचीव करते वक्त कोई ना कोई कंस्ट्रेंट आपके आड़े आता है, ठीक है। सो कभी भी डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट स्मूथ तरीके से नहीं चलती, या हम कह सकते हैं कि सारे गोल्स अचीव नहीं हो सकते इन द प्रेजेंस ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट्स। सो डिज़ाइनर तो फंस गया, अब गोल अचीव करे या कंस्ट्रेंट को कंसिडर करे, दोनों में उसको ना सिलेक्शन करना होती है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, और कोई और सॉल्यूशन हो भी नहीं सकता। डिज़ाइनर को ना असल में ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। ट्रेड ऑफ करने का मतलब ये है कि गोल या कंस्ट्रेंट में किसी एक को रिलैक्स करे, किसी एक पर कॉम्प्रोमाइज़ करे, ताकि दूसरा अचीव हो सके। समटाइम्स कंस्ट्रेंट पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, और समटाइम्स आप कह सकते हो किसी गोल को रिलैक्स कर दिया जाता है, राइट। मसलन आपको कार चाहिए, और कार भी एसी वाली कार आपको चाहिए, ठीक है। सो अब कंस्ट्रेंट ये है कि पैसे कम हैं आपके पास, तो आप कहते हैं कि चलो एसी इज़ नॉट दैट मच नेसेसरी, तो आप बग़ैर एसी वाली कार ख़रीद लेते हो। सो यहाँ आपने एसी वाले गोल को रिलैक्स किया, और कॉस्ट वाले जो आपने जो आपका था कंस्ट्रेंट, उसको आपने रिलैक्स नहीं किया। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज़ आपको डेडलाइन मिली है कि आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है विद इन 1 मंथ, ठीक है। और आपके पास जो डेवलपर्स हैं वो 5 हैं, और 5 लोग एक मंथ में उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए नाकाफ़ी हैं। तो आप क्लाइंट की वजह से टाइम या डेडलाइन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और अपनी 5 की जगह 10 डेवलपर्स को आप लगा के वो टास्क परफॉर्म कर लेते हो। अब यहाँ पर आपने टाइम को रिलैक्स नहीं किया, और कॉस्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, राइट। सिमिलर केस में आप क्लाइंट को अगर कहो कि ठीक है, एक मंथ में ये प्रोडक्ट मैं आपको डेवलप करता हूँ, और उस प्रोडक्ट में ये फंक्शनैलिटी होगी, और ये फंक्शनैलिटी नहीं होगी। सो इन दिस केस आप कह सकते हो कि आपने इसमें किसी एक गोल को रिलैक्स किया, क्योंकि आपने 100% जो फंक्शनैलिटी है, जो गोल है, वो आपने अचीव नहीं किया। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ। आपको किसी एक पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ताकि दूसरा अचीव हो सके। गोल्डन रूल फॉर डिज़ाइन। एक ही गोल्डन रूल है फॉर डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट, और वो है अंडरस्टैंड योर मटेरियल। अब मटेरियल से क्या मुराद है? सबसे पहले आता है कि आप कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करो। अब क्या मतलब, कैसे अंडरस्टैंड करो? आप ये देखो कि कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या हैं, किस हद तक जाकर कंप्यूटर फेल हो जाता है, चाहे डिसीजन टेकिंग की बात हो या एनालिसिस की बात हो। इसके अलावा कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर क्या है, मतलब कौन कौन सी फंक्शनलिटी सपोर्ट कर सकता है आपका कंप्यूटर, उसकी कैपेसिटी क्या है। यहाँ आप स्टोरेज कैपेसिटी से लेकर जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, एज एग्जांपल। इसके अलावा टूल्स हैं। टूल्स का मतलब कि आपके पास अवेलेबल कौन से आईटी टूल्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी टेक्नोलॉजी, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, बिफोर यू डिज़ाइन अ प्रोडक्ट, you need to know the computer related functionalities, capabilities, IT tools and platforms which you will be using to design and develop that product, right? इसके अलावा आपने पीपल यानी कि यूज़र या ऑडियंस या ह्यूमन को भी अंडरस्टैंड करना है, ह्यूमन की नीड को अंडरस्टैंड करना है, ह्यूमन की क्या लिमिटेशंस हैं ये आपने जाननी है, ह्यूमन कब किसी चीज़ को अच्छी तरह से गेट कर सकता है, और किन किन सिचुएशन में यूज़र साहब को कोई चीज़ अंडरस्टैंड करते वक्त प्रॉब्लम होती है। मसलन ह्यूमन को तो हम बहुत पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन की विजन कैसी होती है, कब वो देख सकता है, कब वो नहीं देख सकता, कब वो अच्छी तरह से देख सकता है, कब वो अच्छी तरह से नहीं देख सकता। इसके अलावा लेट सपोज़ आप उसकी हियरिंग की बात करते हो, तो उसकी अपनी एक ख़ास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से कम वो सुन नहीं सकता, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वो नहीं सुनता। सो इन सिंपल वर्ड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन एज वेल एज हिज सोशल एस्पेक्ट्स। सोशल एस्पेक्ट्स हमने पढ़ा था कि जिस तरह ह्यूमन जो है अपनी सोशल लाइफ में दूसरे ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करते वक्त भी, क्योंकि कंप्यूटर से हम ह्यूमन वाला बर्ताव एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसलिए ह्यूमन अपनी सोशल लाइफ में वो कैसे इंटरेक्शन की होती है, तो इसलिए हम ह्यूमन के सोशल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं।
और लास्ट में ये भी अंडरस्टैंड करना है कि ह्यूमन साहब तो गलती का पूरा देख है, गलती करना तो उसकी नेचर में है। सो अगर उससे कोई एरर अगर हो जाए तो आपका डिज़ाइन ऐसा हो कि पहले तो एरर के चांसेस कम हो, राइट। और अगर हो भी जाए यूज़र साहब से गलती तो आपका सिस्टम उसको रिकवर कर सके। और लास्ट में आपने ह्यूमन और कंप्यूटर की इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह, किस एनवायरनमेंट में, किस सिचुएशन में ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे। सो ये सारी अंडरस्टैंडिंग के बाद यू आर एबल टू डिज़ाइन अ सिस्टम। ऑलराइट, डिज़ाइन रूल्स को आप क्लासिफाई भी कर सकते हो, बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है। डिज़ाइन रूल्स को दो तरह के हो सकते हैं, एक है अथॉरिटी और दूसरा है जनरलिटी। अथॉरिटी मींस के वो रूल्स जो मैंडेटरी नहीं हैं, जो हार्ड एंड फास्ट नहीं हैं, जिनको यूज़ करना या अडॉप्ट करना लाजमी नहीं है आप पर, या वो रूल्स आप एज अ सजेशन कॉम्प्रहेंड करते हो। यहाँ आप नोट ये करो कि इन रूल्स में आप कंस्ट्रेंट को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। मसलन आपके पास कोई ऐसा रूल है जो आप कहते हो कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जिसको इम्प्लीमेंट करना पे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त कोई ऐसा कंस्ट्रेंट है, ठीक है, तो फिर आप इस वाले रूल को आप कह सकते हो कि आप इसको रिलैक्स कर सकते हो ताकि आपके पास कोई ख़ास कंस्ट्रेंट जो है वो मीट हो सके, राइट। ओके, दूसरा है जनरलिटी। इसका मतलब ये है कि डिज़ाइन रूल आपका जनरल है या कोई केस स्पेसिफिक है। इसका मतलब ये है कि आप जो डिज़ाइन कर रहे हो तो कोई रूल सिर्फ इस पर्टिकुलर डिज़ाइन के बारे में है या वो जेनेरिक है और सिमिलर डिज़ाइन में भी यूज़ होता है, राइट। ओके, आपके पास एक होते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ डिज़ाइन और एक होता है गाइडलाइंस फॉर डिज़ाइन। वैसे ये जो टर्म्स हैं प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस, ये हम डेली लाइफ में ना इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट यहाँ HCI में डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें फ़र्क है, राइट। सो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। वो रूल्स जो स्टेप 1 में बनते हैं, राइट, या वो रूल्स हैं जो नॉलेज से आते हैं, जिनका इम्प्लीमेंटेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब वो रूल्स जो इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन या टेक्नोलॉजी नहीं होते, इनको आप एब्स्ट्रैक्ट रूल्स भी आप कह सकते हो, ठीक है। एक होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ डिज़ाइन। अब प्रिंसिपल से जब स्टैंडर्ड में आते हैं तो इट मीन्स कि आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हो, ठीक है, आप स्पेसिफिक हो रहे हैं या पर्पस और गोल की तरफ आप आ रहे हैं। सो वो रूल्स जो कंसिडर किए जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो कहलाते हैं स्टैंडर्ड रूल्स। और लास्ट में है गाइडलाइंस। अब ये इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड रूल्स हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड रूल्स हैं। मसलन कोई टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू करोगे, कौन से टूल्स आप यूज़ करोगे, कौन सी प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे, वगैरह वगैरह। ऑलराइट, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि यूजिबिलिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए, चाहे हम कलर्स की सिलेक्शन करें या ऑब्जेक्ट्स के साइज़ डिफ़ाइन करें इंटरफेस में, इन सब से यूजिबिलिटी मशीन की इंक्रीज़ होनी चाहिए। सो यूजिबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, उनमें नंबर 1 है लर्नेबिलिटी। सिस्टम जो है यूजेबल तब होगा जब वो इजी टू लर्न होगा, इजी टू रिमेंबर होगा और यूज़र के लिए उसके साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करना इजी होगा। तब ही जो लर्नेबिलिटी है वो क्या होगी, इंश्योर होगी, और तब ही यूजेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ये हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में।